हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो आप सब। तो दोस्तों, आपका अपना परिवार स्टडी 99 क्लासेस पर आपका स्वागत है। तो आज मैं आपके लिए नई उम्मीद के साथ हिंदी के 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। मुझे विश्वास है कि आप हमारे साथ बने रहेंगे। और दोस्तों, यदि आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, टाइम नहीं है हमारे पास में, वैसे भी मुझे पता है कि आप पढ़ने वाले हो वैसे। तो पहला क्वेश्चन हमारे लिए, कौन सा शब्द शुद्ध है। तो देख लिया आप, ये तीनों है, चारों है। तो इसमें से शुद्ध कौन सा है? उज्ज्वल, उज्ज्वल, उज्ज्वल और उज्ज्वल। तो जिसमें एक आधा ज है, इसमें ओनली आधा ज है, इसमें डबल आधा ज है, और इसमें डबल आधा ज के बाद में ज वगैरह है। तो इसमें से राइट आंसर हो जाएगा उज्ज्वल। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है। तो इसमें से कौन सा है, कौन से क्रमांक में विशेषण का भेद नहीं है? पहला है पुरुषवाचक, बी नंबर है परिमाणवाचक, सी नंबर है संख्यावाचक, और डी नंबर है गुणवाचक। तो इनमें से राइट आंसर हो जाएगा पुरुषवाचक। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आस्तिक का सही विलोम शब्द क्या है। तो दोस्तों, हमको आस्तिक का सही विलोम शब्द बताना है। तो ए नंबर है स्वाभाविक, बी नंबर है नास्तिक, सी नंबर है कर्मयोगी, डी नंबर है धर्मवीर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नास्तिक, बी नंबर। नेक्स्ट, अपभ्रंश का दूसरा नाम बताइए, बनाइए। तो अपभ्रंश का दूसरा नाम क्या है आपको बताना है। ए नंबर है लोक भाषा, बी नंबर है देसी, सी नंबर है पेशासी भाषा, और डी नंबर है अवहट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर, अवहट। ठीक है। नेक्स्ट, समझ में आ रहा है दोस्तों। तो नेक्स्ट है हमारा तत्सम शब्द कौन सा है। तो इसमें से हमको तत्सम शब्द बताना है। तो ए नंबर है सांप, बी नंबर है श्राप, सी नंबर है उपज, और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो इनमें से बताइए आप। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर श्राप, क्योंकि सांप का जो तत्सम रूप होता है वो होता है सर्फ, और जो श्राप है इसका तद्भव रूप होता है तत्सम। तो इसका हो जाएगा साप। जैसे कि ये श्राप है तो इसका हो जाएगा साप। दोस्तों, मैं एक बात बता दूं कि जो बिगड़ा हुआ रूप होता है ना, वो तद्भव होता है। जैसे कि मैं बताऊं आपको, ये सीरा है, सीरा, और इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है। तो जैसे ऐसे बह सकता है ये सीरा। तो जो इसका बिगड़ा हुआ रूप होता है ये होता है। तो हमारे पास में ये तो तद्भव होगा, और सॉरी ये तो तद्भव होगा, और ये तत्सम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा श्राप। 6 नंबर का है सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है। तो इनमें से आपको सही देखना होगा वर्तनी वाला। जैसे कि वर्तन कैसे लिखा जाता है, वर्तन होता है, वर्तनी होता है, या बर्तन होता है। तो आपको बताना है कि चारों में से कौन सा सही है। तो मैं बताऊँ आपको कि इनमें से राइट आंसर हो जाएगा हमारा बर्तन हो जाएगा, क्योंकि एक सब गलत है, बर्तनी गलत है, बर्तन गलत है, ऐसा नहीं होगा। हमारा जो सही शब्द होगा ये बर्तन होगा। नेक्स्ट, 7 नंबर है भारतीय काव्य के रचनाकार कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे ए नंबर है तो गोपाल शरण सिंह नेपाली,
बी नंबर है नरेश मेहता, सी नंबर है मैथिली शरण गुप्त और डी नंबर है सुमित्रा नंदन पंत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बताइए दोस्तों क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त, सी नंबर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 8वां है, इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है। इनमें से कौन सा शब्द सर्वनाम नहीं है, तो बताइए दोस्तों कौन सा सर्वनाम नहीं इसमें और कौन कौन सा है। तो इसमें जो पहला है कुछ, बी नंबर है कौन, सी नंबर है क्या और डी नंबर है इधर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इधर, डी नंबर। नेक्स्ट ये बाकी सब सर्वनाम है, कुछ सर्वनाम है, कौन है क्या है, बट इधर ने ये सर्वनाम नहीं है। नेक्स्ट अभिराम और अविराम शब्द युग्म का सही अर्थ क्या है। अभिराम का क्या होगा और अविराम का क्या होगा। पहला में अच्छा और लगातार, बी नंबर है लगातार और सुंदर, सी नंबर है राम और लगातार और डी नंबर है सुंदर और लगातार। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुंदर और लगातार, डी आई राइट आंसर। नेक्स्ट उपयुक्त उपसर्ग का चयन कीजिए। इनमें से कौन सा उपसर्ग है जो हमारा ये निस्तारण है ना, हमारा मेन पर्सन है निस्तारण, तो ये निस्तारण के अंदर कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है। तो ए नंबर है हमारा निह, नि उपसर्ग, फिर निस, निर और नि। तो बताइए, तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा जो होगा निस, निस। अधूरा होता है ये जो स होता है इसको आधा लिखा जाता है तो ए लगा दिया जाता है। वैसे आधा ऐसे भी होता है कोई बात नहीं है, लेकिन जब लिखा जाएगा ना तो इसको हलंत लगा जाएगा। नेक्स्ट किस क्रमांक में अवलंब व अविलंब शब्द युग्म का सही अर्थ भेद है। तो इनमें से कौन सा सही अर्थ भेद हो जाएगा, सही है। तो ए नंबर इसका सहारा शीघ्र, बी नंबर है तुरंत सहारा, सी नंबर है सहारा और आश्रय और डी नंबर है शीघ्र और आश्रित, आश्रित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ए नंबर सहारा और शीघ्र, ए नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट इनमें से कौन सा शब्द तद्भव है। अभी मैंने आपके लिए थोड़ी देर पहले बताया था कि जो तद्भव और तद्भव में क्या अंतर होगा। तद्भव होगा वो तत्सम शब्द का बिगड़ा हुआ रूप होता है तद्भव। जैसे मैं आपको बताऊं कि ये अमृत होता है, अमृत होगा, तो इसका जो ये बिगड़ा हुआ रूप है अमृत, इसका जो तद्भव होगा वो बताऊं आपको मैं, इसका होगा अमीय या अमी, दोनों जाएगा। दूसरा है इसे सी का मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, इसे सी को होगा इसका ऐसे हो जाएगा सीख। तो ये जो सीख होगा ये तद्भव होगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर, क्योंकि ये तद्भव पूछ रहा है और बाकी ये सब तत्सम रूप है, ये सब बिगड़ा हुआ रूप है, बाकी ये सही रूप है सीख। सॉरी नेक्स्ट निम्नलिखित प्रत्येक वाक्य के लिए उसके नीचे दिए गए विकल्पों में से उसके प्रकार को चिन्हित कीजिए। प्रश्न है हमारे पास में, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। तो इसमें कौन सा वाक्य होगा,
सरल वाक्य होगा या संयुक्त वाक्य होगा या मिश्रित वाक्य होगा या इनमें से कोई नहीं? तो बताइए। तो इसका राइट आंसर आएगा संयुक्त वाक्य, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, किस शब्द में तत्पुरुष समास है? किस शब्द में तत्पुरुष समास है बताइए। ए नंबर महादेव, बी नंबर है पंचवटी, सी नंबर है ग्रंथरथ और डी नंबर है ग्राहगत। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर ग्राहगत, डी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, बनेला शब्द में पढ़ते हैं, बनेला शब्द में कौन सा पढ़ते हैं? तो दोस्तों आप बताइए। और आपको ये तो पता होगा कि पढ़ते लगता आगे पढ़ते लगता है या पीछे लगता है। तो दोस्तों मैं बता दूं कि पढ़ते पीछे लगेगा। तो बताओ कौन सा पढ़ते हैं इसमें? उपसर्ग आगे लगता है दोस्तों, पढ़ते पीछे लगता है। तो ए नंबर है आ, बी नंबर है ला, सी नंबर है एला और डी नंबर है एला। तो इनमें कौन सा लगेगा बता दो आपको। इसका राइट आंसर हो जाएगा एला, डी नंबर। नेक्स्ट, दक्षिण भारत किन्हीं प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? हिंदी दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो बताइए। ए नंबर है हैदराबाद, बी नंबर है चेन्नई, सी नंबर है बेंगलोर और डी नंबर है मैसूर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई, चेन्नई में है दक्षिण भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय। नेक्स्ट, बी नंबर राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट, प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? बताइए दोस्तों। प्रभुता पाही काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा? ए नंबर है आपके पास में उच्च स्वप्न देखना, बी नंबर है मन की इच्छा पूरी करना, सी नंबर है उच्च पद प्राप्त करके किसी घमंड नहीं होता और डी नंबर है घमंडी हो जाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी नंबर, उच्च पद प्राप्त करके किसे घमंड नहीं होता। ये प्रभुता पाई काही मद नाही लोकोक्ति का सही अर्थ होगा, सी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कहावत के प्रचलित रूप का चयन कीजिए। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जैसे हम घर पे कभी भी बोलते हैं ना, खोदा पहाड़ निकला चूहा या खोदा पहाड़ निकली चुईया या खोदे पहाड़ निकली चुईया, तो इसका सही अर्थ क्या बोलते हैं हम? मतलब मैं जो बोलते हैं वो सही अर्थ क्या होता है? तीनों में से आप पढ़ लीजिएगा, तीनों में से कौन सा सही होगा। तो जैसे पहला होगा खोदा पहाड़ निकला चूहा, बी नंबर है खोदा पहाड़ निकली चुईया, खोदे पहाड़ निकली चुईया और इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा खोदा पहाड़ निकली चुईया, बी नंबर राइट आंसर। नेक्स्ट है, किस क्रम में तालव्य व्यंजन नहीं है? तालव्य व्यंजन कौन से क्रम में नहीं है बताइए दोस्तों। ए नंबर है च में, बी नंबर है घ में, सी नंबर है गे में और डी नंबर है ये के अंदर। तो बताइए। तो इसका राइट आंसर जाएगा बी नंबर, घ के अंदर तालव्य व्यंजन नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर। नेक्स्ट, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जो लास्ट क्वेश्चन होगा। दिए गए वाक्य की वर्तनी के लिए चार चार विकल्प दिए गए हैं, इनमें से एक विकल्प में शब्द की वर्तनी शुद्ध है, उसे चुनिए। तो जैसे हमारा प्रश्न होगा, मैं बता दूं आपको, जैसे कि प्रश्न है हमारा सीताराम की परिणीता। तो दोस्तों जो ये परिणीता है ना, तो इसका सही विच्छेद क्या होगा, इसे कैसे लिखा जाएगा, ऐसे पूछ रहा है ये दोस्तों कि इसको लिखा कैसे जाएगा। इसको एक बात बताऊँ आपको, मैं करना होगा, करना है, जैसे कि ये सही रूप होता है करना।
अब हम इसको लिख देगा, एक बार लिख रहे हैं करना, और इसको होगा ऊपर लगा दिया ऐसे, तो इसका सही रूप क्या होगा? तो सही रूप होगा जैसे करना होगा। तो ये ऐसे ही पूछ रहे हैं दोस्तों कि जो परिणीता है इसका सही रूप क्या होगा। तो जैसे कि ए नंबर है परिणीता, बी नंबर है परिणीता, और सी नंबर है परिणीता, और डी नंबर है परिणीता। इसमें मात्रा का फ़र्क है दोस्तों, इसकी मात्रा ही है और इसकी मात्रा है, दोनों छोटी बड़ी मात्रा का फर्क हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास में, बताइए कौन सा राइट आंसर होगा। तो इसमें राइट आंसर रहेगा परिणीता, डी नंबर। तो हमारे पास में डी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, तो फ्रेंड्स कैसे लगी हमारी वीडियो? तो दोस्तों में छोटा सा एक क्वेश्चन रह गया, मैं बताऊं आपको। ये 13 नंबर क्वेश्चन है, इसको मैं अब समझाऊंगा थोड़ा। जैसे कि आपको पता होगा कि सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्रित वाक्य, एक में हम पूछा था ना, या तो तुम सुधर जाओ या विद्यालय से निकाले जाने के लिए तैयार रहो। तो इसको पहचानेंगे कैसे कि कौन सा सरल वाक्य है, कौन सा संयुक्त वाक्य है और कौन सा मिश्रित वाक्य है? इसको पहचानने का ट्रिक क्या है? तो दोस्तों मैं बताऊं आपको कि एक सेकेंड, इसमें पहचानने की ट्रिक है। जैसे मैं आपको बताऊं कि सरल वाक्य क्या होता है, तो मैं बताऊं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य, एक विधेय अथवा एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय होता है वह सरल वाक्य होता है। जैसे उदाहरण में बताऊं, जैसे मैं स्कूल जा रहा था, तो इसमें मैं स्कूल जा रहा था, तो इनमें जो होगा वो मैं है ना, ये मैं, और स्कूल जा रहा ओनली, ये दो उद्देश्य है इसमें। तो जिस विधेय में एक से अधिक उद्देश्य और एक विधेय, ओनली उद्देश्य कितना भी हो सकता है, बस विधेय एक होना चाहिए। जैसे दूसरा उदाहरण देके, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, अपने मित्रों, तो एक उद्देश्य तो ये हो गया, मैं अपने मित्रों। दूसरा उद्देश्य में मैं अपने मित्रों के साथ स्कूल जा रहा था, केक को छोड़ के बाकी जो बच रहा है ना, साथ स्कूल जा रहा था। तो उसको पहचानने की ट्रिक होगी, जो इसमें अगर दो उद्देश्य हैं, जैसे कि मैंने आपके लिए उदाहरण देके समझाया, मैं स्कूल जा रहा था, तो इसमें दो उद्देश्य हैं, एक तो मैं उद्देश्य हो गया, और जिसको स्कूल जाने का उद्देश्य विधेय हो गया, और तो इसमें तो एक ही उद्देश्य है इसमें। अब इसमें संयुक्त वाक्य होगा, जैसा ये संयुक्त वाक्य है। मैं बताऊं इसको कि जिस वाक्य में एक से अधिक उद्देश्य और एक से अधिक विधेय होता है तो वहाँ संयुक्त वाक्य होगा। जैसे कि उद्देश्य कितना भी हो सकता है और विधेय कितना भी हो सकता है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कितना भी बड़ा हो, इसमें संयुक्त वाक्य ही होगा। जैसे मैं उदाहरण बता दूँ आपको कि मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई खेल रहा था, तो इसमें उद्देश्य तो एक ही हो गया, मैं तो उद्देश्य हो गया। स्कूल जा रहा था तो ये हो गया एक विधेय। मैं स्कूल जा रहा था और मेरा भाई भी इसमें क्या हो गया, उद्देश्य, मेरा भाई। और नेक्स्ट में खेल रहा था तो इसमें हो गया विधेय। और दोस्तों बचाएं हमारे पास में मिश्रित वाक्य। तो मिश्रित वाक्य हो जाएगा, जैसे मैं बताऊं, जिस वाक्य में एक उद्देश्य हो और उससे संबंधित कई विधेय हो वहाँ मिश्रित वाक्य होता है। जैसे कि मिश्रित वो जो वाक्य हैं उसके वाक्य देख लो, कि जैसे कब कहाँ पर भी लिखा जाए,
ऐसे वैसे जैसे जैसे शब्द आ जाए वहाँ प्रयोग समझ लेना कि मिश्रित वाक्य हैं। जैसे कि मैं बताऊँ आपको कि जैसे ही बरसात हुई मेंढक बोलने लगे, जैसे कि ऐसे वैसे जैसे जैसे कैसे भी शब्द आ जाए तो इसमें आ रहा है ना, जैसे ही बरसात शुरू हुई मेंढक बोलने लगे, तो इसमें बरसात है जो विधेय हो जाएगी और मेंढक हैं वो उद्देश्य हो जाएंगे और बोलने लगे वो विधेय हो जाएंगे। तो इसमें दो विधेय हैं और एक उद्देश्य है, तो इसमें मिश्रित होकर हो जाएगा। तो हमारा जो राइट आंसर होगा इसमें वो सरल वाक्य होगा, क्योंकि इसमें अनेक उद्देश्य हैं और अनेक ही विधेय होगा। कुछ कितना भी इसमें दो दो है दोनों में, तो हमें कोई फर्क नहीं होगा, इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाएगा सरल वाक्य। तो दोस्तों हमारी वीडियो कैसी लगी, और अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों। हम आपको नई उम्मीद के साथ में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, तो आप हमारे चैनल में बने रहिए और हमारी वीडियो को शेयर कीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।